This is lecture 2 for the course Human Computer Interaction. One thing you should always remember is that machines follow rules. मशीन्स कभी भी खुद से कोई काम नहीं करती. मशीन सिर्फ वो काम करती है जिसके बारे में उसको कोई रूल बताया गया होता है. सो जनरली होगा क्या कि जब कोई मशीन गलत काम करेगी तो उसके ऑपरेटर को ब्लेम किया जाता है कि भाई आपने गलत कर दिया. हालांकि मशीन या मशीन को हम ब्लेम करते हैं कि मशीन काम नहीं कर रही. फॉर एग्जांपल अगर आपके टीवी का रिमोट नहीं चल रहा तो यू माइट थिंक कि first this has stopped working or it has malfunctioned. एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि प्रॉबली उसके जो पावर सोर्स है वो उसकी कमज़ोर हो गई होती है एंड यू नीड टू रिप्लेस इट्स बैटरीज. लेकिन आप लोग उसको ये समझते हैं कि वो मशीन ख़राब हो गई है और मशीन इन इट सेल्फ एक्चुअल में सिर्फ रूल फॉलो कर रही होती है कि जब उसको पावर सोर्स मिलेगी तो फिर वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का सिग्नल इमिट करेगी. तो ये रूल्स जो बनाने वाला है ये कौन है? ये भी एक ह्यूमन है और वो ह्यूमन असल में कोई डेवलपर है, कोई डिज़ाइनर है जिसने उस मशीन को क्रिएट किया था. दूसरी तरफ एक मशीन यूज़ करने वाला है. वो यूज़ करने वाला कौन है? वो भी यूजुअली एक ह्यूमन इंडिविजुअल ही है जो कि आपका एंड यूज़र है. एंड मोस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन दैट इज़ अ डिज़ाइनर एंड द ह्यूमन दैट इज़ अ यूज़र. इन दोनों के पर्सपेक्टिव में फ़र्क होगा, इन दोनों के टेक्निकल डोमेन की नॉलेज में फ़र्क होगा. सो इट कैन बी एक्सपेक्टेड जनरल फॉर द एज अ जनरल रूल कि दोनों की नॉलेज में, दोनों के बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस होगा. देयरफॉर वी हैव टू बी केयरफुल एनफ एज ह्यूमन डिज़ाइनर्स कि हम अपने यूज़र को जहन में रखते हुए मशीन को डिज़ाइन करें और ऐसे रूल्स डिफ़ाइन करें कि वो रूल्स उस यूज़र तक पहुंच सकें. अगर एक यूज़र उन रूल्स को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, जो ह्यूमन यूज़र है वो उन मशीन के रूल्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि डिज़ाइनर ने क्या रूल्स बनाए थे, तो ही और शी विल नॉट बी एबल टू यूज़ द मशीन एट ऑल और मे बी नॉट टू इट्स फुल कैपेसिटी. देयरफॉर एक गैप क्रिएट होता है, उसकी पर्पसफुलनेस मिनिमम हो जाती है मशीन की और उसके कुछ अनइंटेंडेड आउटकम्स भी हो सकते हैं विच में नॉट बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर आइदर पार्टी. सो यूजुअली ये एक जनरल सी बात है कि जी आपका जो डिज़ाइनर है उसने तो बहुत सारे रूल्स की बेस पे काम किया होता है, बहुत सारे फीचर्स भी दिए होते हैं, लेकिन आपके यूज़र के लिए वो रूल्स एक मिस्ट्री होते हैं और यूज़र को वो रूल्स नहीं पता होते, जिसकी वजह से वो मशीन को टू इट्स फुल बेनिफिट यूज़ नहीं कर पाता. इसमें एक और चैलेंज फिर ये आता है कि अगर यूज़र उसको मशीन को समझ नहीं पाया तो वो उसको इनकरेक्ट इनपुट देने का चांसेस बढ़ जाते हैं. और जब इनपुट सही नहीं होगी तो सिंस मशीन ओनली नोज द रूल्स, it knows कि if this input is there I'm going to act in a certain manner. So machine उस input की बेस पे उस machine ने काम करना है. therefore it is very important कि आप उस machine को सही input दें और अगर आप गलत इनपुट देंगे तो अनडिज़ायरेबल आउटकम आएगी. यही वजह है कि जिस तरह मैंने कहा कि जो आपके पास मशीन के ऑपरेटर्स होते हैं यूजुअली जब वो मिस्टेक करते हैं तो इट मे बी वेरी, इट इज़ वेरी लाइकली कि उनकी मिस्टेक इसलिए होगी उनके पास नॉलेज नहीं था. So they did not know all the rules, but they will certainly be blamed for the error and the mistake that occurs. And if you apply this on a daily life, कि अगर daily life में आपके कोई इस तरह के issues आए, maybe कि you are facing such a issue in a certain elevator, जो आपके पास लिफ्ट जब चलने के लिए आपने जो उसका पैनल इस्तेमाल करना है उस पैनल के अंदर कोई इस तरह का इंटरफेस इशू है कि आपको उसमें इश्यूज उसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है. सो इट मे रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन. बट इफ़ यू मूव ऑन टू द बिगर लेवल के लेट्स से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्केल पे, मे बी दिस इट इज़ अ ह्यूज क्रेन और मे बी इट्स अबाउट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई आपका पावर मैनेजमेंट का टर्मिनल या पैनल है आपके पास जिसको आप मैनेज कर रहे हैं, जिसको आप ऑपरेट करना चाह रहे थे, तो अगर वहाँ पे आपसे इस तरह की मिस्टेक हो जाएगी एज अ ह्यूमन यूज़र, आपको रूल्स नहीं पता थे एंड यू डिड समथिंग दैट वाज नॉट मेंट टू बी डन दैट वे, तो फिर आपने
you may lead to injuries, accidents, and in worst case scenarios, it may even cost lives. So this is something that you have to be careful about, and always bear in mind that as a designer, you have to remember your users and design their machines accordingly. एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जी ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन का। इसका ये एक फ़िलॉसफी है और इसका बेसिक मकसद यही है, ओवरऑल इसका गोल, कि आपने अपने पूरे प्रोसेस के सेंटर में ह्यूमंस को रखना है, क्योंकि आप ह्यूमंस के लिए टूल बना रहे हैं, आप ह्यूमंस के लिए मशीन बना रहे हैं। सो योर मशीन इज गोइंग टू बिकम यूजलेस इफ इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट ह्यूमंस फेस। तो इसलिए आपने ह्यूमंस को याद रखना है और उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनानी है। So essentially we need to have a good understanding of people, and then we need to have good understanding of the functionality of the product that we intend to make, and then during the design process हम लोग उस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल की अराउंड अपनी डिज़ाइन को मॉडिफाई करते जाते हैं in order to meet the best design somewhere in the middle. This understanding comes about primarily through observing people. तो एक तो उसकी बेसिक सोर्स ये हो सकती है नॉलेज की कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें और उनके नीड्स को जांचने की कोशिश करें। अच्छा, वो कुछ जगहों पे तो ऐसा होगा कि आपको लोग खुद बता सकेंगे कि व्हाट दे नीड, विच इज़ यूजुअली वेरी रेयर। सेकेंड, जो थोड़ा सा इसके अंदर जो कॉमन वे ऑफ गैदरिंग नॉलेज वुड बी कि आपको ये पता लग जाए कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, उसमें क्या गलतियां हैं, ओके, और उसको आप आइडेंटिफाई करके एड्रेस कर लें। उसमें जो चैलेंजेस लोग फेस करेंगे वो आप ऑब्जर्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लेंगे। लेकिन इवन इससे भी ज़्यादा एक जो चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाती है वो ये है कि इवन पीपल आर नॉट अवेयर कि व्हाट issues they are facing. So in order to address that, you may actually have to think out of the box. You may have to observe even more critically, and you may have to use your imagination as to identify that since something is not here, they are not using it. So what is that kind of thing that if provided would make the life easier? So you actually have to use the imagination too. So overall, if we are to summarize the human-centered design, we would say कि humans की जो needs हैं वो सबसे पहले आती हैं कि humans को किस चीज़ की ज़रूरत है, humans की capabilities क्या हैं, this is important to understand, और फिर उनके behavior को समझना है, और उसके बाद आप डिज़ाइन करना शुरू करेंगे प्रॉब्लम को के लिए किसी भी तरह से। फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्कुल सिंपल सी बात करें तो आपके पास एक मोबिलिटी के लिए एक डिवाइस बना दी गई है जिसके अंदर दो टायर हैं एंड इट्स कॉल्ड अ मोटर बाइक, ठीक है। अब वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिए बना दी गई है, फाइन। तो ह्यूमन, एक नॉर्मल ह्यूमन की जो नीड थी वो ये थी कि उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना था, और उसकी कैपेबिलिटी ये थी कि essentially he was able to mount himself on to a platform, manage the balance, and even navigate by moving his arms. So fine, you created a motorbike. Then there came a segment के जिन्होंने कहा कि जिनके पास, जिनकी नीड तो मोबिलिटी थी लेकिन उनकी कैपेबिलिटी में एक लिमिटेशन ये थी कि लेट्स से उनकी जो लोअर लिम्स थी दे वर नॉट फंक्शनल। सो अगर किसी की दो टांगे फंक्शनल नहीं हैं तो नाउ दे कैन, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू माउंट देमसेल्व्स ऑन द मोटरसाइकिल, मैनेज देयर बैलेंस एंड देन ड्राइव द मोटरसाइकिल टू समवेयर एल्स। तो इस चीज़ को अगर आपने टैकल करना है कि उनकी मोबिलिटी को, नीड को जो है वो फुलफिल करना है गिवन देयर सर्टन कैपेबिलिटीज, तो आप के पास एक जो इसका बड़ा रीजनेबल सोल्यूशन हो सकता है, इट कुड बी व्हील चेयर। फाइन, आपने एक व्हील चेयर डिज़ाइन कर ली। अब उस व्हील चेयर की कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, मे बी इट्स टॉप स्पीड इज़ नॉट एज मच, बट इट at least fulfills to a certain level the basic needs of the target audience. अच्छा,
अब this is a tool, a normal wheelchair is a tool, is a device that is meant for a specific group. What if the users are quadriplegic, which what essentially means is कि उनकी all of the four limbs are not functional. ना उनकी टांगे काम करती हैं और ना उनके बाजू काम करते हैं, विच मीन्स कि वो अगर व्हील चेयर पे बैठ भी जाए तो व्हील चेयर को ड्राइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है. बट द ह्यूमन नीड फॉर मोबिलिटी इज स्टिल देयर एंड दे वुड लाइक टू हैव सम इंडिपेंडेंट मोबिलिटी. सो इन दैट केस आपके पास वो व्हील चेयर आ जाती हैं जो जिनके ऊपर कंट्रोल बना होता है, और वो कंट्रोल वो लोग अपनी नेक से या थ्रू लेट से सम जेस्चर उसको कंट्रोल करके उसको नेविगेट करते हैं. सो अब आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस आ रही हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड, कैपेबिलिटी एंड द बिहेवियर. और जो आपकी प्रोडक्ट का डिजाइन है वो अकोमोडेट कर रहा है अपनी फंक्शनैलिटी को अकॉर्डिंग टू द ह्यूमंस नीड्स एंड कैपेबिलिटीज. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कुछ ये हमारे पास अब हम डिस्कशन को लेके चलेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं इंटरेक्शन के. सो बेसिक जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है, वो ये है कि आपका एक्सपीरियंस प्लेयरेबल होना चाहिए. क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस प्लेयरेबल होगा तो यू विल यूज द प्रोडक्ट अगेन बाय योरसेल्फ एज वेल एज यू विल recommend the product to the other users, potential users तक, टारगेट मार्केट तक पहुंचाने में आप उसकी एक रोल प्ले करेंगे. which what it essentially means is कि you are playing the source of marketing. In specific terms this is called word of mouth marketing. But the issue comes when we try to define pleasurable experience, because experience is a subjective term. It cannot directly be quantified like I had, even if I ask you how was your experience about a certain device, you would say experience is good, experience was bad, it was fine, but we don't know what fine, good or bad means. Something that for the same device someone else might say experience was fine, uh, but someone else would say experience was fantastic. So there is a potential range of answers for the subjective things. Therefore it is important that we define experience. अच्छा, इसमें ये भी चीज़ है कि जी एक्सपीरियंस होता ही क्यों है, वाई एक्सपीरियंस. तो यहाँ पे ये बात जहन में रखने की चीज़ है कि एक्सपीरियंस इज समथिंग के जो आप याद रखते हैं इन द लॉन्ग टर्म. The feeling that comes with the use of that specific thing, the joy, the satisfaction, it could be relaxing feeling, वो फीलिंग आपको याद रहती है, वो आपका जो इमोशंस होते हैं वो आपके माइंड में ज़्यादा लास्टिंग इफेक्ट लीव करते हैं, जिसकी वजह से यू आर मोर लाइकली टू यूज इट अगेन. सो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वी वांट टू हैव समथिंग ऑफ अलोंग द लाइंस विच वी कैन मेजर. तो इसलिए फिर हमने कहा कि अच्छा व्हाट वी वांट इज़ कि हमारे पास हम जब इसको डिफाइन करेंगे कि एक्सपीरियंस कैसे अच्छा हो सकता है, क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, तो एक एस्पेक्ट जिसको हम बेसिक बनाएंगे, वो बेसिक एस्पेक्ट ये होगा कि हम कहेंगे कि when we interact with a product we need to be able to figure out how to use that product. उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है, वो प्रोडक्ट क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है. What this means is that the product has high discoverability so that we can discover the features and functionality and how to operate and achieve a certain goal using that machine. ये सारी चीज़ें discoverability के अंदर हम लोग चाहते हैं कि discoverability high हो and we are able to identify all these things. For example, if you have a laptop, so it is hinged from one side and there is only one way to open that laptop. तो it becomes very intuitive कि जब भी उसको आप हाथ लगाते हैं और लेड के ऊपर उठाने का सीक्वेंस क्या होगा, लेड किस डायरेक्शन में ऊपर उठेगी, वो जनरली इट इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन द अदर साइड, देयरफॉर वो एक ही डायरेक्शन में उठ पाएगी. अच्छा, तो ये आपके पास आगे इसकी एक सॉर्ट ऑफ डिस्कवरेबिलिटी. इफ यू हैव टू पावर इट ऑन
तो उसका पावर बटन कहाँ पे है? इज इट विजिबल? इफ यू हैव टू गिव सम इनपुट टू द डिवाइस, फॉर एग्जांपल आप कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो डू यू हैव एक्सेस टू द कीबोर्ड? क्या आपका कीबोर्ड के कीपैड इतना छोटा है कि उस पर टाइपिंग इशू बना रही है? सो ऑल ऑफ दीज बिकम इश्यूज, और ये आपके डिस्कवरेबिलिटी के अंडर फॉल करते हैं। डिस्कवरेबिलिटी को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया इनटू कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई डिज़ाइन एलिमेंट्स मोर क्लियरली, ताकि हम उनको रिकग्नाइज कर सकें और उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स प्रपोज कर सकें। सो हमारे जो बेसिक कुछ कंपोनेंट्स हैं, दे आर अफोर्डेंसेस, सिग्निफायर्स, कंस्ट्रेंट्स, मैपिंग एंड फीडबैक। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास एक ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द सिस्टम होना बड़ा ज़रूरी है, कि अगर वी डोंट हैव द ओवरऑल आइडिया कि एक सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इट इज़ गोइंग टू बिकम डिफ़िकल्ट रादर टू एक्चुअली मेजर ऑल द अदर कंपोनेंट्स ऑफ डिस्कवरेबिलिटी। क्योंकि अगर आपके पास मॉडल ही नहीं है तो देयर इज़ नथिंग टू स्टार्ट विद, कि ओवरऑल व्हाट डिड वी वांट टू अचीव, व्हाट वाज द एक्चुअल गोल। सो दोज थिंग्स मैटर। अफोर्डेंस, the relationship between a physical object and interacting agent। किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का उसके साथ इंटरेक्ट करने वाले इंडिविजुअल का बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको हम अफोर्डेंस कहते हैं। अच्छा, इंटरेक्टिंग एजेंट कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी एनिमल, रोबोट और मशीन। फॉर एग्जांपल, अगर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट इज, लेट्स से ग्रिल, एक जंगला आपके पास है, सो उस जंगले का वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, एंड सपोज इट इज मेंट टू स्टॉप समवन। सो उसका जो अफोर्डेंस है वो ये है कि इट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम गेटिंग फ्रॉम पासिंग थ्रू दैट प्लेस। ओके फाइन, वो रिस्ट्रिक्ट करता है एंट्री को फ्रॉम वन लोकेशन या वन एरिया टू अनदर एरिया। एज कम्पेयर्ड, अगर उसी ग्रिल में से कोई एनिमल गुजरना चाहे तो वो एनिमल उसे पास कर सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्टिंग एजेंट, उस चीज़ की जो अफोर्डेंस है वो डिफरेंट हो जाती है। अब वही ग्रिल या जंगला जिसको की अफोर्डेंस ये थी फॉर ह्यूमन कि वो उसको स्टॉप कर रहा था, इस इन केस ऑफ एनिमल्स उसकी ये अफोर्डेंस नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू एक्चुअली स्टॉप एन एनिमल, depending on the nature of animal, for example if it's a rabbit, it the grill may not work, लेकिन अगर उसकी जगह आप कोई स्पेसिफिक मटेरियल वॉल वगैरह बना लें तो शायद वो उसको रोक ले। इफ़ इट्स अ स्नेक तो मे बी आप ग्लास उसके सामने रख लें या वॉल बना दें अगेन, तो इट मे बी एबल टू स्टॉप इट। सो डिफरेंट आइटम्स की डिफरेंट इंटरेक्शन जो होनी है वो फिर आपके पास अफोर्डेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, चेयर इज़ एन ऑब्जेक्ट। Now all chairs basically the purpose they serve is के वो बैठने के लिए इस्तेमाल होती हैं। So the affordance that a chair offers is for person, let's say, is that chairs afford sitting। Chairs afford करती हैं कि उन पे बैठा जाए। If the chair cannot be moved, so उसकी limitation है कि वो नहीं move कर सकती। If it can be moved तो it affords lifting। अच्छा, इफ लेट्स से एक बंदे के लिए एक आसान है कि उस चेयर को उठाए, तो इट अफोर्ड्स लिफ्टिंग फॉर इवन एन इंडिविजुअल। बट इफ द चेयर इज हैवियर, तो फिर उस चेयर को कोई बूढ़ा या कोई बच्चा नहीं उठा सकता, लिहाजा हम कहेंगे कि जी इट डज नॉट अफोर्ड लिफ्टिंग फॉर दैट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स। सो सिंस द इंटरेक्टिंग एजेंट के अंदर भी आपके पास मल्टीपल डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स आ सकते हैं। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि किस ग्रुप के लिए उस अफोर्डेंस को आपने प्रोवाइड करना है। इफ़ द अफोर्डेंस इज मेंट टू बी फॉर द ओल्ड पीपल, बट इट एट द सेम टाइम इट नीड्स टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, कि ऐसा ना हो कि आप लाइट वेट प्लास्टिक की चीज़ बनाएं, बल्कि तो फिर आप ऐसी चेयर बनाने की कोशिश करेंगे कि लेट्स से इट इज़ ऑफ स्टील, सो इट इज़ स्ट्रॉन्ग, people can sit on it, but at the same time it can be lifted। ओके, सो इसके लिए एक बड़ी एक सिंपल एग्जांपल आ जाती है कि वो चेयर्स आपने देखी होंगी जो फोल्ड हो जाती हैं, फोल्ड होके वो एक स्टिक की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। सो ओल्ड पीपल कैन यूज देम एज केन एज वेल। सो अब वो सिट करने के लिए भी अफोर्डेंस यूज हो रही है, उसकी अफोर्डेंस है, उसको एज अ सपोर्ट फॉर मूवमेंट भी यूज किया जाता है, और देन
उसकी लिफ्टिंग की जो अफोर्डेंस है वो भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी गई है, कीपिंग इन माइंड द टारगेट ऑडियंस के ओल्ड पीपल। अच्छा, ओल्ड पीपल यूज द केन्स ऑल द टाइम, फाइन, बट यंग पीपल डू नॉट यूज केन्स एंड इट मे नॉट बी अ प्रेफरेबल आइडिया फॉर देम टू यूज सच अ थिंग। तो अब उसके लिए आप कैसे करेंगे? तो एज द टारगेट ऑडियंस चेंजेस, हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को, अपने जो डिवाइसेस होती हैं, मशीन्स होती हैं, टूल्स होते हैं, उनको चेंज करना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। So the presence of an affordance generally is jointly determined by qualities of object and the abilities of agent। क्योंकि जिस एजेंट ने उससे इंटरेक्ट करना है, उस ऑब्जेक्ट का जो उसके साथ रिलेशन है दोनों का, दैट रिलेशन इज अफोर्डेंस। तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि किस चीज़ की क्या अफोर्डेंस है, बट इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ओनली बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट विल बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एजेंट, हाउ द एजेंट इज इंटरेक्टिंग विद दैट ऑब्जेक्ट। एवरीडे ऑब्जेक्ट्स में अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास एक और एग्जांपल आ सकती है कि जी ग्लास जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, तो ग्लास की क्या डिफरेंट अफोर्डेंस हो सकती है जी। तो ग्लास की अफोर्डेंस ये है कि ग्लास ट्रांसपेरेंसी अफोर्ड करता है। ग्लास के थ्रू हम एक जगह से, एक साइड से खड़े होकर दूसरी साइड में देख सकते हैं, तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंसी आ जाती है फॉर अ नॉर्मल यूज़र। लेकिन अगर लेट्स से आपका जो यूज़र है ही और शी इज़ ब्लाइंड, ठीक है, और दे हैव अ सर्टेन डिसऑर्डर रिलेटेड टू देयर विजन, तो इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर देम टू सी थ्रू द ग्लास। तो ग्लास इन दैट केस वो अफोर्डेंस, उस ट्रांसपेरेंसी की अफोर्डेंस होल्ड नहीं करेगा। अच्छा, ग्लास के ही अगर बात करें तो ये आपके पास एक तरफ तो अफोर्डेंस दे रहा है आपको कि ट्रांसपेरेंसी है जी, यू कैन सी फ्रॉम वन साइड टू ऑन एन अदर साइड, फाइन, सी थ्रू की ट्रांसपेरेंसी की आपके पास अफोर्डेंस आ गई। एट द सेम टाइम ग्लास लेट से आपने अगर कहीं पे लगा दिया, मे बी इट्स एन एक्वेरियम, मे बी इट्स इन अ डोर, तो वो एक जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसको पास थ्रू नहीं होने देगा। So it will stop it from passing through the object, the glass itself। तो ब्लॉकेज जो है उसका रोकने का जो उसका प्रॉपर्टी है, ये इसको हम एंटी अफोर्डेंस की टर्म्स में मेजर कहते हैं। कि एक चीज़ ये है कि वो फैसिलिटेट करती है, जो ऑब्जेक्ट किसी इंट्रैक्शन के अंदर जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज अफोर्डेंस। और जब किसी चीज़ की प्रिवेंशन करता है इंट्रैक्शन की, किसी इंट्रैक्शन को रोकता है, तो दैट इज एंटी अफोर्डेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ स्लिपरी है और वो इसलिए स्लिपरी बनाई गई है ताकि उसके ऊपर कोई क्लाइंब अप ना कर सके, तो देन इट हैज़ एन एंटी अफोर्डेंस फॉर क्लाइंबिंग, ठीक है। एट द सेम टाइम इट वर्क्स एज लेट्स से अ वॉल और टू ब्लॉक समथिंग, सो इट हैज़ एन अफोर्ड, और लेट्स से इट प्रोवाइड्स अ सर्टेन फंक्शनैलिटी, तो उसके लिए आप कहेंगे कि वो तो उसकी अफोर्डेंस है, और इसकी एंटी अफोर्डेंस ये है कि कोई इसके ऊपर क्लाइंब ना कर सके। टू बी इफेक्टिव, जनरली स्पीकिंग, आपके पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें अफोर्डेंस और एंटी अफोर्डेंस दोनों होती हैं, एंड दे शुड बी डिस्कवरेबल। द आइडिया इज कि दे शुड बी डिस्कवरेबल। आप उसको जब एक एज अ यूजर, उसकी जो इंटरनेट ऑडियंस है, जब वो उसको देखे तो वो परसीव कर सके उसको। इसकी अगर वो परसीवेबल नहीं होगी तो उससे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इश्यूज क्या हो सकते हैं जी? फॉर एग्जांपल, इसकी बड़ी एक कॉमन एग्जांपल आपके पास है कि जो सी थ्रू ग्लास होता है उसको बर्ड्स परसीव नहीं कर पाती कि दिस इज नॉट द नॉर्मल एयर, कि मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज ऑन द अदर साइड ऑफ ग्लास एंड आई कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द ग्लास। तो बर्ड्स स्ट्राइक दैट ग्लास विथ फुल स्पीड। अब वो फुल स्पीड से वो फ्लाई करते हुए उस ग्लास से जा टकराते हैं, जिसकी वजह से दे ऑफन हर्ट देयर सेल्व्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक लिमिटेशन आ जाती है कि अगर आपका जो अफोर्डेंस या एंटी अफोर्डेंस है वो परसीवेबल ना हो तो आपके पास डैमेज हो सकता है। इसी तरह इवन ह्यूमंस कोलाइड विद द ग्लास डोर्स विच आर नॉट मार्क्ड अकॉर्डिंगली। तो ये फिर आपके पास एक लिमिटेशन आ जाती है कि अगर आपके अफोर्डेंसेस या एंटी अफोर्डेंसेस परसीवेबल नहीं होंगी तो उस चीज़ को डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से उसका जो यूज़र है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे करने पड़ेंगे उसको जी।